साथियों नमस्कार, जय हिंद। मुख्य परीक्षा की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। समाजशास्त्र का आज तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर के अंतर्गत आज हम समाजशास्त्र की सबसे पहले टॉपिक समाज, इसकी प्राथमिक अवधारणा, फर्स्ट जो इसका कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे। मेरा नाम है युगल किशोर और पिछले दो लेक्चर में मैं आप लोगों को समाजशास्त्र के अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, उसका अध्ययन का महत्व और उसके अन्य विज्ञानों से संबंध को समझा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम केवल और केवल प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत जो समाज वाला टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, सीधे शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं समाज क्या है। समाज को हम क्या किस रूप में जानते हैं? किसी विशिष्ट अंतर समूह के सदस्यों के रूप में, है ना। हम क्या बोलते हैं? हरिजन समाज। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण समाज। हम क्या बोलते हैं? राजपूत समाज। हम क्या बोलते हैं? क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, कुर्मी समाज, तेली समाज। अलग अलग समाज हम क्या बोल रहे हैं? हम केवल अपने जो लोग हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तियों, जो साधारण, जो विशिष्ट अंतर समूह के सदस्यों तथा व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है समाज, जनरल सेंस में। लेकिन समाजशास्त्र में ये नहीं होता है। समाजशास्त्र में क्या होता है? समाजशास्त्र में समाज शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं होता, अपितु उनके मध्य उत्पन्न अंतर क्रिया की जटिल प्रणाली से है। क्या है भाई? दोनों के बीच, अगर आप हैं और मैं हूँ, हमारे बीच अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है, आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे बीच कोई इंटरेक्शन हो रहा है, इट मीन्स हमारे बीच क्या है? एक समाज है। ठीक है ना। ये समाजशास्त्र की परिभाषा है। तो आपको ये मैंने एक जनरल पॉइंट बता दिया और ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। अब देखिए, लापियर नाम के एक समाजशास्त्री हुए, दार्शनिक हुए। उन्होंने बोला कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के साथ अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है। पेपर में आपको समाज क्या है समझाइए बोल के 2 नंबर में यदि प्रश्न आता है तो आपको सीधे सीधे पहली लाइन ये लिखनी है। दूसरा, आप किसी न किसी ये मैं सजेस्ट करता हूँ, दूसरा आप किसी न किसी जो समाजशास्त्री हैं उनको कोट कीजिए। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको नंबर गेनिंग होता है ये चीज़। ठीक है ना। इसके बाद एक जो परिभाषा है वो कूले महोदय हैं। कूले महोदय बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए। उन्होंने बोला कि समाज प्रक्रियाओं, आकारों की जटिलता है जिनमें से प्रत्येक दूसरों के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित है और विकसित हो रहा है। संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकार एकीकृत है कि एक भाग में जो घटता है वह शेष सभी को प्रभावित करता है। इन्होंने उसी शब्द को जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि उनके मध्य अंतरक्रिया की जटिल प्रणाली है, इस जटिल प्रणाली को इन्होंने अच्छे एकदम जटिल शब्दों में लिखा है। और ये आपके 30 शब्द करेक्ट हैं, 30 वर्ड करेक्ट हैं। इसको आप 2 नंबर में हूबहू लिख सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, एकदम कूले महोदय के अनुसार लिखना। प्रश्न शुरू करेंगे, उत्तर लिखना शुरू करेंगे, कूले महोदय के अनुसार लिखिए चुपचाप से। और पूरा का पूरा स्टेटमेंट 3 लाइन का स्टेटमेंट है, सीधे सीधे उतार देना। ठीक है। कूले महोदय का स्टेटमेंट पसंद नहीं आ रहा है तो मैकाइवर महोदय का लिख देते हैं। मैकाइवर महोदय क्या बोलते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का क्या है जी? ताना बाना है, जाल है। ठीक है। इसके बाद एक यूटर बोल के एक महोदय हुए। यूटर नाम के जो व्यक्ति हुए, उन्होंने क्या बोला कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु न होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है अपितु सम्मिलन की प्रक्रिया है। इन्हीं शब्दों को जो पहली बार बोला गया उसी को अलग अलग लोग अपने अपने टर्म्स में बोलते जा रहे हैं। ठीक है ना। इसीलिए ये लोग दार्शनिक हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये 4 मैंने दार्शनिक रखे हैं जो मुझे अच्छे लगे, और आप लोगों को कोई और अच्छा लगता है जो मार्केट में अवेलेबल बुक है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 दार्शनिक मैंने रखे हुए हैं। इन चारों की परिभाषा मुझे ठीक लगती है। ठीक है, तो मैकाइवर का एक ज़्यादा यूज़ होने वाला सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। ये जो कूले महोदय हैं, कूले महोदय का समाजशास्त्र के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अलग अलग चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को समाजशास्त्र के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो आप कूले महोदय को यूज़ कर सकते हैं 2 नंबर के लिए। इनका ये जो स्टेटमेंट है 3 लाइन का, बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब कि जटिल और बहुत ही शानदार तरीके से पूरे समाजशास्त्र को डिफाइन कर रहा है। पहला आपका जाएगा ये चीज़। ठीक है ना। समाजशास्त्र में समाज शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं है अपितु उनके मध्य उत्पन्न अंतरक्रिया की जटिल प्रणाली से है। ठीक है, ये हो गया समाज के परिभाषाएं। अब समाज की और 2 परिभाषाएं हैं ये जो 2 प्रकार की हैं। सबसे पहले प्रकार्यात्मक परिभाषा और दूसरी है संरचनात्मक परिभाषा। ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर जब आप समाज की परिभाषा पढ़ा दिए? क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि समाजशास्त्र का पेपर अगर आप पिछले वर्षों का एनालिसिस करेंगे तो समाजशास्त्र के पेपर के अंदर समाजशास्त्र के जो टॉपिक दिए हुए हैं आप लोगों को सिलेबस में, उस सिलेबस के अंदर के टॉपिक में पूछ लिया जा रहा है।
है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला कि आप PDF मटेरियल को आप एक बार ज़रूर स्कैन कीजिएगा, जो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। इस PDF मटेरियल के अंदर आप लोगों को मैं वो चीज़ें भी डाल रहा हूँ जो चीज़ जो परिभाषाएं हैं जो नॉर्मल पूछी नहीं जाती, जो आपके सिलेबस में मतलब इन बिटवीन द लाइन की जो बात है ना, उस चीज़ों को भी मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा सा इन डेप्थ वहाँ पे मैंने चीज़ों को रखा हुआ है समाजशास्त्र के लिए, ठीक है ना। क्योंकि समाजशास्त्र में ये देखा गया कि बार बार जो एग्जामिनर हैं वो लोग समाजशास्त्र की जो ऊपरी जो नॉलेज हमारे को यहाँ पे दी गई है, सिलेबस में जो दिया गया है, उस सिलेबस के अंदर से पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर समाजशास्त्र की 2 परिभाषाएं और हैं, प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक। प्रश्न सीधे सीधे आएगा, समाजशास्त्र की प्रकार्यात्मक परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। दूसरा है समाजशास्त्र की संरचनात्मक परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकार्यात्मक दृष्टि से। प्रकार्यात्मक दृष्टि को जो मैकाइवर और जो अन्य लेखक हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रकार्यात्मक दृष्टि क्या बोल रही है, जो फंक्शनल डेफिनेशन है समाज का, वो क्या बोलता है, समाज समूहों का सम्मिश्रण है जो पारस्परिक संबंधों से बंधे हुए हैं, जो एक दूसरे पर अंतर्क्रिया करते हैं और मानवीय संगठनों को अपनी गतिविधियां चलाने के योग्य बनाते हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तथा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने हितों की रक्षा प्राप्त करने में सहायता करते हैं। क्या क्या बोला, समाज में क्या क्या चीज़ होता है, एक दूसरे की गतिविधियां चलाने के योग्य बनाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, गतिविधियां चलाने के लिए एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, ये सम्मिश्रण है, ठीक है ना। दीज आर द की पॉइंट्स। इन की पॉइंट्स के साथ आप लोगों को इसको लिखना है। ये की पॉइंट्स किन्होंने यूज़ किया है, मैकाइवर और उनके अन्य जो साथी, मैकाइवर के सपोर्ट में जो लोग रहे, समर्थक जो विद्वान रहे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जो संरचनात्मक दृष्टि है, जो स्ट्रक्चरल डेफिनेशन है, मतलब समाज के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो समाज जनरीतियों, रूढ़ियों एवं संस्थाओं, आदतों, भावनाओं एवं आदर्शों की संपूर्ण सामाजिक बपौती है। ये इनका कहना है। गिन्सबर्ग, गिडिंग्स, क्यूबर, इन सभी ने समाज के संरचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। इन्होंने क्या बोला कि समाज में जो जो चीज़ें, ये इसकी संरचनाएं हैं, मतलब समाज में अपनी रीतियाँ होती हैं, समाज में अपनी रूढ़ियाँ होती हैं, समाज की अपनी संस्थाएं हैं, समाज में अपनी कुछ आदतें हैं, समाज की कुछ अपने इमोशंस हैं, है ना, और कुछ वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ से ही समाज कहलाता है। ये कुछ लोगों ने बोला है ना, गिन्सबर्ग, गिडिंग्स एंड क्यूबर, दीज आर सम फेमस सोशोलॉजिस्ट। तो इन्होंने ये चीज़ बोला था। तो संरचनात्मक दृष्टि से जिन्होंने बोला है वो ये चीज़ें हैं। संरचनात्मक दृष्टि से इन लोगों को आप कोट करेंगे, ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं। जनरीति, रूढ़ी, संस्थाओं, आदतों, भावनाओं, आदर्शों की संपूर्ण सामाजिक बपौती है ना। समाज क्या है, आदर्शों की एक इकाई, इसके रूप में की एक इकाई। ये एक अच्छा शब्द नहीं होगा, लेकिन ये बुक में दिया हुआ था इसीलिए, है ना, कि एक इकाई है। समाज क्या है, समाज जनरीतियों, रूढ़ियों, संस्थाओं, आदतों एवं भावनाओं एवं आदर्शों की एक संपूर्ण इकाई है, ठीक है ना। गिन्सबर्ग, गिडिंग्स एवं क्यूबर ने समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। दैट्स इट। आप लोगों को 2 अलग अलग परिभाषाएं यहाँ पे मैंने और बता दी। ये इन डेप्थ की चीज़ें थी, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, समाज के अनिवार्य तत्व। समाज के अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं, समाज के अनिवार्य तत्व में क्या क्या है। समाज के अनिवार्य तत्व में देखिए, आपको सबसे पहले दिख रहा है, समाज में समानता की भावना सन्निहित होती है। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, इक्वल, है ना, पिंकी पिंकी सेम कलर वाला केस है ये। समाज में समानता का अनिवार्य तत्व है। मैकाइवर का कथन है कि समाज का अर्थ है समानता। मतलब हमने किस बेसिस पे कहा, आप जैसे बोल रहे हैं कि हरिजन समाज, आप जैसे बोल रहे हैं ब्राह्मण समाज, आप जैसे बोल रहे हैं राजपूत समाज, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ये पर्टिकुलर कुछ समान चीज़ों को फॉलो करते हैं, इनमें समानता है, दे आर फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, तो इसीलिए समाज में एक समानता की भावना सन्निहित होती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज में विभिन्नता भी होती है। जैसे ही आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज, जैसे ही आप बोल रहे हैं राजपूत समाज, तो तीसरे वर्ड में आप बोल रहे हैं आप हरिजन समाज, है ना। तो समानता है और असमानता है। असमानता भी एक चीज़ है ना भाई। तो समान समान लोगों का एक ग्रुप बना, लेकिन क्या इनके बीच इंटरेक्शन नहीं होता है, होता है ना। तो ये इंटरेक्शन होता है, तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये भी तो ज़रूरी है। तो समाज में समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। परंतु समाज इस भावना का अर्थ यह नहीं है कि समाज में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समाज भिन्नता पर उतना ही आश्रित है जितना समानता पर,
केवल समानता पर ही आधारित समाज यंत्रवत हो जाएगा, व्यक्तियों के संबंध अत्यधिक सीमित हो जाएंगे और वे एक दूसरे के लिए कोई योगदान नहीं कर पाएंगे, उनमें पारस्परिक आदान प्रदान समाप्त हो जाएगा। इसीलिए समाज में दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक समानता और एक विभिन्नता, दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता, ये ता होता है। ठीक। इंटरडिपेंडेंस, समानता के अतिरिक्त ये जो अन्योन्याश्रितता है भी समाज निर्माण का एक आवश्यक तत्व है। परिवार जो समाज का पहला अंग है, जो समाज का पहली इकाई है ना, परिवार जो समाज की पहली इकाई है, वो स्त्री पुरुष की इंटरडिपेंडेंसी पर आधारित है। दोनों में से कोई भी स्वयं में पूर्ण नहीं है, इसलिए वे अपनी पूर्णता के लिए एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। समाज हमेशा इंटरडिपेंडेंसी के कंसेप्ट पे चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे आप आज से 100 साल बाद समाज को सोचें, चाहे 100 साल पीछे समाज को सोचें। दिस इज़ द की थिंग कि इंटरडिपेंडेंसी समाज का एक मूल तत्व है। ठीक है। चौथा चीज़ है सहयोग। सहयोग अंतिम तत्व है सहयोग। सहयोग के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। यदि व्यक्तियों में सहयोग नहीं होगा तो उनका जीवन सुखमय नहीं होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि सहयोग के साथ साथ उसका जस्ट एक उल्टा निकल के आता है संघर्ष। तो ये अंतिम तत्व के रूप में आपको संघर्ष भी लिख सकते हैं। यहाँ 5वां पॉइंट आप संघर्ष बना के लिख देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है ना। तो सहयोग के साथ साथ संघर्ष होता है। तो समाज में सहयोग है, वहाँ संघर्ष भी मौजूद होगा। सामाजिक संबंध सदैव सहयोगी नहीं होते हैं, असहयोगी भी होते हैं। संघर्ष एक सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया है। संघर्ष मानवीय क्रियाओं की गतिशीलता और जागरूकता प्रदान करता है। संघर्ष क्या क्या करता है? जो हमारी जो क्रियाशीलता है उसको गतिशीलता, जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको गतिशीलता और जागरूकता दोनों प्रदान करता है। ठीक है। तो आपको संघर्ष के रूप में इस टॉपिक को एंड करना है। 5 टॉपिक है, 5 तत्व हैं इसके। पहला समानता, दूसरा असमानता, तीसरा अन्योन्याश्रितता, चौथा सहयोग और 5वां संघर्ष। 5 इसके तत्व हैं जो समाज की मूल कोई भी समाज में ये चीज़ एग्जिस्ट करता ही करता है। दीज आर द की एलिमेंट्स राइट। तत्व मतलब एलिमेंट होता है भाई। कुछ लोग फिर सर केवल हिंदी पढ़ा देते, वैसा हो जाता है। चलो फिर क्या देखते हैं, समाज की विशेषता। समाज में क्या क्या विशेषता होती है, तो अब देखते हैं समाज की विशेषता। समाज की विशेषता क्या है? सबसे पहले अमूर्त है। दूसरा क्या है? इसमें पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। तीसरा क्या है? समानता और असमानता होती ही होती है। सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। अन्योन्याश्रितता होती है, यहाँ पे तथा होती है ना। फिर परिवर्तनशीलता इसमें होती है और समाज जटिल होता है। ये समाज की विशेषताएं हैं, है ना। आप तत्व को याद करें चाहे विशेषता याद करें, ये चीज़ आपको समाज में याद रखना ही रखना है। अब अमूर्त वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं समझाया था। अमूर्त कैसे होता है कि समाज में क्या है भाई, केवल लोग बैठ गए, मतलब 4 लोग अगर साथ में बैठे हैं तो क्या इनके बीच कोई समाज विकसित होगा? नहीं होगा। पहले तो इनमें इंटरेक्शन होना ज़रूरी है ना। इंटरेक्शन हुआ तो फिर क्या हो गया, एक दूसरे के साथ समाज स्थापित हो गया। लेकिन अब ये सेम समाज होगा, ये कैसे पता चलेगा? जब अपन किसी सेम सोसाइटी के लोग, सेम बैकग्राउंड के लोग जब बैठेंगे, है ना, सेम कास्ट के लोग बैठेंगे, सेम कैटेगरी के लोग बैठेंगे, तो समझ आएगा कि ये क्या है, कि ये एक सोसाइटी है ना। ये क्या है, हाँ सोसाइटी है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि समाज जो है वो आपसी जो लोग हैं उन लोगों के बीच जो संबंध है वो चीज़ है ना। तो ये संबंध हमको दिखते हैं क्या? अगर 2 लोग बैठे हैं तो दोनों के बीच में कोई संबंध है कि नहीं, ये हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो इसीलिए समाज का संबंध नहीं दिखता है, जो कि अमूर्त है, इसलिए समाज भी क्या है, अमूर्त है। ठीक है ना। पारस्परिक जागरूकता समझा चुका हूँ, समानता असमानता समझा चुका हूँ, सहयोग संघर्ष समझा चुका हूँ, अन्योन्याश्रितता समझा चुका हूँ, परिवर्तनशीलता समझा चुका हूँ। समाज कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है और इसमें समस्या और समाधान दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और धीरे धीरे समाज में, मतलब हर समाज धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसको परिवर्तनशील लिखिए चाहे प्रगतिशील लिखिए, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ठीक है ना। और अंतिम है, समाज में जटिलता पाई जाती है। ये एकदम सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। कोई भी समाज हो, हर समाज की अपनी जटिलताएं हैं, हर समाज की अपनी खूबी है। तो ये चीज़ आप लोगों को लिखना है। ठीक है। ये आप लोगों को और 2 मार्क्स में पूछे चाहे 4 मार्क्स में पूछे, आप लोगों को ये चीज़ इन पॉइंट्स को डील कर देना है। ठीक है ना। इन पॉइंट्स को आप तत्व वाले जो टॉपिक हैं वहाँ से उठा के डील कर सकते हैं। तत्व में इसको लिखें चाहे इसको तत्व में लिखें, दोनों बराबर है। लेकिन तत्व में जो लिखें वो चीज़ तत्व में ही रहने दीजिए, उसमें और दूसरी चीज़ें ना डालिए। ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं समाज के प्रकार। समाज के प्रकार, ये इसका अंतिम स्लाइड है। समाज कुछ प्रकारों में डिफाइन है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि समाज क्या है, मनुष्यों के बीच नहीं है, मतलब बोलचाल तो हम मनुष्य कर ले रहे हैं, हमारे बीच इंटरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ समाज के और भी प्रकार होते हैं। भारत में कुछ निम्न प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहले जनजाति समाज। इनके पास क्या भैया, अपनी आदिम संस्कृति है पूरी की पूरी, है ना। अपने इनके टोटम है, अपने इनके गोत्र हैं, अपनी इनकी सारी एक मान्यता अलग अलग चलती है। तो भारत में एक जनजाति समाज है। दूसरा कृषक समाज है ना। कृषक समाज कैसा है कि ये अपना जो जीवन यापन है, जो लोग कृषि से करते हैं, वो एक कृषक समाज के रूप में इस्टेब्लिश है। औद्योगिक समाज, जिनके पास विशेष रूप से जो उद्योग हैं, है ना, औद्योगिक समाज है। और उत्तर औद्योगिक समाज मतलब ये जॉब वाले लोग, है ना, जो भविष्य का जो जॉब वॉब देख रहे हैं, है ना, जो मतलब कि उद्योग के थ्रू अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग क्या हैं, उत्तर औद्योगिक समाज। तो इस तरीके से आपको समाज के डिफरेंट टाइप मिलते हैं, और इसके और भी टाइप हैं। ये हालांकि प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अगर पूछ लिया कि समाज के प्रकार क्या क्या हैं, तो बता देना भाई, जनजाति समाज है, कृषक समाज है, औद्योगिक समाज है, उत्तर औद्योगिक समाज है। ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। मेंस के पेपर में केवल एकमात्र की पॉइंट याद रखना इंटरव्यू पहुंचने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, कि आपको चाहे उस प्रश्न के बारे में कुछ भी आए या ना आए, आपको वो चीज़ लिखना आवश्यक है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा, है ना, क्वेश्चन छोड़ा, तो आपको नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, है ना। सीधे सीधे आप 200 नंबर का पेपर है, तो 200 नंबर में अगर आपने 50 नंबर को छोड़ दिया, तो आपको अब मार्किंग कितने पे हो रहा है, 150 नंबर पे होगा, है ना। तो 150 नंबर की मार्किंग करवाने का कोई मतलब नहीं है। कोशिश कीजिए कि जितना पता है, जो पता है, जैसा पता है, याद करिए और लिखते जाइए। सब चीज़ का एकदम की नोट बना के रखो। तुरंत अगर समाज के प्रकार बोला तो ये 4 को लिखना ही लिखना है, फटाफट वहाँ पर लिखना है। आपके पास मैं बता रहा हूँ कि लिखने का समय ही नहीं बचता है पेपर के अंदर, है ना। मेंस में एक बार पेन लिखना शुरू हुआ तो 46 प्रश्न है, 46 प्रश्न लिखने तक हाथ पैर दर्द दे देता है, ठीक है। आधा एक तो ये पेपर 6 है, पेपर 6 आपका थर्ड डे है ना, थर्ड डे में है। और थर्ड डे में आपका इतना ज़्यादा हेलुसिनेशन होते रहता है, आप लोगों की आंखें बंद हो जाती रहेंगी। मतलब लगातार 3 दिन से आप पेपर 1 2 3 4 5 आप दिला चुके हैं, आप अभी लास्ट थर्ड डे के लास्ट सेशन में बैठे हुए हैं। आप सोचिए आपका दिमाग और कंसंट्रेशन का लेवल कितना ज़्यादा हाई रहना चाहिए इस पेपर के अंदर, और इस पेपर का आपके पास क्रिस्प नोट होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो आप सच में वहाँ पर डेड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि ये अब पेपर आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज करने वाला पेपर है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, मतलब पेपर 6 अपने आप में आप लोगों को फिजिकली चैलेंज करता है। आपकी आंखें बंद होती रहेंगी, आपको नींद आता रहेगा, आपको हर चीज़ जो समस्याएं आप सुनते हैं ना, वो सारी समस्याएं होंगी, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद भी आपको 46 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं। ये बस ध्यान रखना, और बाकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।